अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। यकीन करना ना करना आपका अपना काम है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इन वाकयात का ज़ाती तजुर्बा हुआ है। इनको झुटलाना कम से कम मेरे बस का रोग नहीं। कुछ अरसा गुजरा, मेरी तकर्री बतौर जुडिशल ऑफिसर एक बड़े शहर में हो गई। ये शहर सूबा पंजाब में है, जिसका नाम किसी मसलहत के तहत मैं बयान नहीं कर रहा। मैं उस शहर में पहुंचा और अपनी सर्विस का चार्ज संभाल लिया। मेरे लिए जो मसला सबसे पहले पैदा हुआ वो रिहाइश का था। वक्ती तौर पर मुझे सरकारी रेस्ट हाउस में एक कमरा मिल गया। मेरी कोशिश ये थी कि मुझे सरकारी रिहाइश जल्द अज जल्द मिल जाए, लेकिन कोई उम्मीद जल्दी मिलने की नजर नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने प्राइवेट रिहाइश की भी कोशिश शुरू कर दी। मैं रेस्ट हाउस में ज्यादा देर तक कयाम नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ अक्सर बड़े अफसरों के आने पर बहुत हंगामे वगैरह होते थे और मैं कुछ पुरसुकून माहौल का मुतमन्नी था। चंद रोज गुजरे तो मेरे मुलाजिम चपड़ासी ने मुझे बताया कि उसने प्राइवेट रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया है और मैं शाम को चलकर वो कोठी देख लूं। उसने ये भी बताया कि वो कोठी जो उसने मेरी रिहाइश के लिए देखी है एक बहुत बड़े जिम्मेदार की है, जो खासे अरसे से खाली पड़ी है। रिहाइश फ्री होगी। एक सिविल जज की तनख्वाह इतनी नहीं होती कि वो किराए की कोठी में रह सके। मकान की हद तक वो किराया बर्दाश्त कर सकता है। मैंने हालात की मजबूरी को पेशे नजर रखा और इस ख्याल से कि जब तक सरकारी रिहाइश नहीं मिल जाती उस कोठी में ही रह लिया जाए, मैंने मुलाजिम को कह दिया कि वो शाम को आ जाए, कोठी देखने चलेंगे। मुलाजिम शाम को आ गया। शहर से 1.5-2 मील दूर मैं जब मुलाजिम के साथ उस जगह पहुंचा तो मुझे वो इलाका शहर से मिला हुआ नजर आया, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा आबादी नहीं थी। चंद एक मकान किसी किसी जगह दिखाई दिए और यहां पर ही मुझे एक बहुत बड़ी कदीम तर्ज की कोठी नजर आई। उसके ऊपर अजीबो गरीब सा कदीम तर्ज का एक गुंबद था। जब मैं उस कोठी के गेट में दाखिल हुआ तो सामने एक बहुत खूबसूरत बारादरी नजर आई, जो कोठी के फर्श से 2.5-3 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनी हुई थी। उस बारादरी के पीछे 2-3 कमरे थे। उसके बाद हम दाएं तरफ चले गए और सामने कोठी के बड़े बरामदे में मुड़े पर बैठे हुए एक बुजुर्ग से मिले। यही बुजुर्ग उस कोठी के मालिक थे, जो बहुत बड़े जिम्मेदार थे। मालूम हुआ कि ये कोठी और इर्द गिर्द का रकबा भी उन्हीं बुजुर्ग की मलकियत है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसे फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि ये रकबा अब शहरी हदूद में आ गया था। बुजुर्ग से मजीद पता चला कि उनकी अपनी रिहाइश चंद मील के फासले पर एक गांव में है, जहां उनकी बहुत सारी जमीनें हैं और उनका एक लड़का है जो कराची में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता है और काफी अरसे से वहां पर रहता है। बुजुर्ग ने कहा कि मैं जब तक चाहूं यहां रह सकता हूं, हर चीज फ्री होगी। बुजुर्ग ने मजीद बताया कि उन्होंने ये कोठी 1945 में बनाई थी, जब वो जवान थे, लेकिन उन्होंने रिहाइश हमेशा अपने गांव में रखी। कभी शहर आना होता तो वो 1-2 दिन के लिए यहाँ ठहर जाते हैं और शाम को ही वापस चले जाते हैं। उनका नौकर इस कोठी की रखवाली करता है। बुजुर्ग ने मेरे यहाँ रहने पर खुशी का इजहार किया था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक गाय या भैंस भी यहाँ भेज देंगे, ताकि मुझे दूध वगैरह के सिलसिले में तकलीफ ना हो और पीने के लिए खालिस दूध और चाय के लिए भी दूध मैसर हो। लेकिन मैं तो पाव भर दूध पीने का आदी था, मुझे गाय और भैंस की क्या जरूरत थी। बुजुर्ग ने नौकर को चाबी दी और कहा कि साहब को कोठी दिखा दो, जो हिस्सा पसंद करे उसकी सफाई वगैरह करवा दो। और ये कोठी 6-7 कनाल के रकबे में थी और इस तर्ज पर बनी हुई थी कि 3-4 खानदान अलहदा अलहदा रह सकते थे। हर हिस्सा अपनी जगह मुकम्मल था। कोठी देखने का काम यहीं से शुरू हुआ। कोठी के बाहर की जानिब बरामदा था और उसके सामने वसी लॉन था। उस बरामदे से एक बड़ी राहदारी कोठी के ऐन दरमियान से गुजरती हुई अकबी हिस्से वाले बरामदे में निकल जाती थी और उस बरामदे के आगे सहन और उसके आगे एक और दलान था। जब हम राहदारी में से गुजर रहे थे तो नौकर ने मुझे रास्ते में आने वाले कमरे के ताले खोलकर तमाम कमरे दिखाए। जो ही कोई कमरा खुलता, अंदर से रुकी हुई हवा में बदबू शिद्दत से महसूस होती। कमरों में सिवाय कालीन और फर्नीचर के कुछ नहीं था और ये साफ पता चल रहा था कि यहाँ काफी अरसे से कोई नहीं रहा। जब हम रातारी से कोठी के अकबी हिस्से में दाखिल हुए
तो ऐसे पता चला कि मैं किसी पुरानी दुनिया की इमारत में आ गया हूं। बरामदे से आगे वाला फर्श सहन टूटा टूटा सा लग रहा था, जिसमें ताजा और सूखे पत्ते ढेरों की शक्ल में पड़े हुए थे। लान में घास बेतरतीबी से उगी हुई थी। यही हाल छोटे मोटे पौधों और दरख्तों का था। मुख्तसरन उस हिस्से में अजीब और पुरस्रार किस्म का सन्नाटा और वीरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से किसी जीरू ने यहां पर बसेरा नहीं किया। इस अकबी हिस्से यानी गरबी जानिब दीवार के पीछे थोड़े से फासले पर कुछ कच्चे पक्के मकान थे। उस अकबी हिस्से में एक जगह सीढ़ियां नजर आईं जो दूसरी मंजिल पर चढ़ती थीं। उनका इख्तिताम गुंबद में जाकर था, जो आम कमरे जितना बड़ा था। वहां शीशे लगे हुए थे। उस अकबी हिस्से से जुनूबन लकड़ी का एक दरवाजा था जो मुकफ्फल था, यानी उस पर ताला लगा था और उस तरफ गली में खुलता था। उसके साथ ही कोठी के 4-5 फीट ऊंची दीवार थी। आगे चलकर बारादरी के साथ होते हुए बाहर वाले हिस्से में रास्ता निकलता था। कोठी के अंदर के हिस्से को देखकर हम बाहर आ गए। उस कोठी के शुमाली और मगरबी कोने के संगम पर सर्वेंट क्वार्टर था। सर्वेंट क्वार्टर और कोठी के अंदर के हिस्से यानी जनान खाना के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार थी और सर्वेंट क्वार्टर के साथ ही एक शुमाली गेट था जो अक्सर खुला रहता था। मेन गेट मशरिक की जानिब पुख्ता सड़क पर था। इस तरह सर्वेंट क्वार्टर एक लिहाज से कोठी के दरमियानी हिस्से से बहुत दूर एक अलहदा मकाम पर था। आगे बरामदे की जगह एक बहुत खूबसूरत बारादरी और उसके सामने लॉन था, जिसमें से पुख्ता रास्ता बाहर के गेट से मिलता था। इस तरह लॉन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उसको अनेक्सी भी कहा जा सकता है, यानी छोटी कोठी। मैंने बजाय इतनी बड़ी कोठी में ठहरने के यह हिस्सा पसंद कर लिया और उस हिस्से की चाबी बुजुर्ग से ले ली और 2-4 रोज बाद उस जगह मुंतकिल होने का कहकर वापस रेस्ट हाउस आ गया। उसके बाद चंद रोज के लिए घर आ गया। रुखसत खत्म होने पर मैंने बजरिया बस रात के वक्त सफर किया और सुबह सवेरे सर्विस वाले शहर पहुंचा। थोड़ा सा सामान भी घर से ले आया था। रात के सफर की थकान और नींद मेरे असाब पर छाई हुई थी। ताहम उसके बावजूद मैंने कोर्ट में बैठकर काम किया और मुलाजिम को कह दिया कि वो कोठी में मुतल्लिका हिस्से की सफाई करके मेरा सामान वहां रखाए। कोर्ट टाइम के बाद मैं उस कोठी में पहुंचा। नींद आ रही थी लेकिन मैं चाहता था कि खाना खाकर सोऊं। शाम को मुलाजिम खाना ले आया। मैंने खाना खाया। मुलाजिम ने बारादरी में पड़ी हुई चारपाई पर बिस्तर लगा दिया और करीब रखे हुए मूड़े पर बैठ गया। मैंने उसे सुबह आने का कहकर उसको इजाजत दे दी और मैं जल्द ही सो गया। रात के 1-1:30 बजे थे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे करीब से कोई गुजरा है और मेरी आंख खुल गई। इससे पहले भी मैं तन्हा मकाम पर तन्हा सोया हूं, लेकिन उस जगह मेरे दिल पर एक अजीब सी दहशत बैठ गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस वीरान से इलाके में उस वीरान कोठी में तन्हा हूं। उस कोठी की तारीकी और यहाँ के सन्नाटे ने मेरे असाब पर असर करना शुरू कर दिया। मेरी निगाह जनूबी हिस्से की दीवार के ऊपर से झाड़ जनकार वाले मैदान पर चली गई। वहां की तारीकी ने मेरे दिल पर बहुत असर किया और नींद मुझसे कोसों दूर भाग गई। मैं सोचे जा रहा था कि मेरे करीब से कौन गुजरा है। उसके गुजरने का एहसास मुझे अच्छी तरह हुआ था। आखिर नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह उठा तो मुलाजिम नाश्ता लेकर आ चुका था। नहा धोकर नाश्ता किया और कोर्ट चला गया। दूसरी रात मेरा मुलाजिम रात गए तक मेरे पास रहा। मैंने उसके जरिए यहाँ के नौकर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस नौकर के बारे में पता चला कि वो अक्सर यहाँ से गायब रहता है। 2-2 दिन तक उसका पता नहीं चलता। उसे चोरी चकारी की भी आदत थी। मालिकों को भी उसने नहीं बख्शा था। उसके बावजूद वो रखवाली करता था, लेकिन बराए नाम। बुजुर्ग उस रोज से अपने गांव चले गए थे। मैंने सोच लिया कि रात मुझे फिर कोठी में तन्हाई गुजारनी पड़ेगी। मुलाजिम चला गया तो कोठी के माहौल ने मुझे कुछ कुछ उदास उदास कर दिया। मैं मूढ़ा निकालकर लॉन में आ गया और बैठकर सिगरेट पीने लगा। रात की तारीकी में कोठी पहले से ज्यादा अजीबोगरीब और पुरस्रार लग रही थी। मैं 9-10 बजे के दरमियान उठकर बारादरी में बिस्तर पर लेट गया और सो गया। कल की तरह आज भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे करीब से कोई गुजरा है और मेरे करीब अब भी कोई है। फिर कल रात वाली कैफियत मुझ पर तारी हो गई। तीसरी रात भी मुझे ऐसे ही महसूस हुआ। मैंने आंख खुलने पर शुमाली कमरे की जानिब देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें रोशनी हो रही है। गौर से देखने पर यह वहम साबित हुआ। वो कमरा अंदर की राहदारी से मुंसलिक था। मेरी जानिब भी उस कमरे का दरवाजा था। उस दरवाजे पर मोटे सफेद शीशे लगे हुए थे और बाहर की जानिब से उस पर ताला पड़ा हुआ था। यह हमेशा बंद नजर आया था। मेरे जेरे तसर्रुफ कमरे गरबी जानिब यानी बारादरी के गरबी जानिब थे और ये अलहदा कमरा
बारादरी के शुमालन था। मैं रात के किसी पहर दोबारा सो गया। दूसरे रोज मैंने अपने मुलाजिम से कहा कि वो रात को मेरे हमरा कोठी में सोया करे। उस रात वो मेरे करीबी बिस्तर लगाकर सो गया। उस रात मैं कुछ पुरसकून सोया, लेकिन आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई। इस बात की तस्दीक मेरे मुलाजिम ने भी कर दी थी कि रात के वक्त हमारे पास कोई जरूर होता है। बहरहाल मुझे अब यहाँ के माहौल की आदत पड़ गई थी, लिहाजा मैंने इधर उधर के ख्यालात को दिल में जगह न दी। एक रोज मेरे मुलाजिम ने मुझसे कहा कि उसकी बीवी के यहाँ बच्चा होने वाला है और वो अपने गांव जाना चाहता है। उसकी जरूरत ऐसी थी कि मैंने उसे गांव जाने की इजाजत दे दी। वक्त गुजर रहा था, कोई खिलाफे तवक्को बात ना हुई। वैसे भी उस कोठी में तन्हाई के अलावा हर सहूलत मौजूद थी। पुरसकून माहौल था। मालिक बेजरर इंसान था, जिससे किसी केस के सिलसिले में सिफारिश वगैरह का कोई खतरा नहीं था। बुजुर्ग इंसान की तबीयत बहुत खुददार लगती थी। एक सिविल जज को किसी के मकान में फ्री रिहाइश रखने के साथ मालिक मकान से आए दिन की सिफारिशों का खतरा जरूर लाहक हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी। अब मुझे कोठी के माहौल से भी दिलचस्पी हो गई थी। जब चांद निकल आता तो मैं अक्सर बैरूनी लान में मुड़ा डालकर बैठ जाता और उस कोठी के गुंबद से चांद देखकर और चांदनी रात में उस कोठी के माहौल में खो जाता। कभी मैं उस कोठी को पुराने वक्तों का महल ख्याल करता और अपने आप को कदीम नस्ल का इंसान समझता, जो उस वीरान और पुरस्रार महल में न जाने कहां से आ गया है। ये मेरे तस्वरों का कसूर था, जो कोठी के रात के माहौल से मुतासिर होकर गड़मड़ हो जाते थे। ताहम इतनी बात जरूर थी कि जो ही रात होती मुझ पर एक तरह की खामोशी तारी हो जाती और उस कोठी का पुरस्रार सन्नाटा मुझे उदास कर देता था। एक रात मैं सोया हुआ था कि अचानक मुझे शोर सुनाई दिया। बारादरी से सामने देखा तो 2-3 सूअर कोठी में घुस आए थे, जो भाग दौड़ कर रहे थे। ये शुमाली जानिब से अंदर आ गए थे, जहां पर कोई गेट नहीं था। गेट जितना खुला रास्ता बना हुआ था, जो शायद ट्रैक्टरों वगैरह के लिए बनाया गया था। सूअर चले गए तो मैं दोबारा चारपाई पर आ गया। मेरी नजर इत्तफाकिया शुमाली मुकफ्फल दरवाजे की जानिब चले गई। मुझे शीशों में सफेद रोशनी साफ दिखाई दी, जैसे अंदर बत्ती चल रही हो। गौर से देखा तो कमरा तारीक था। उसी लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, लेकिन यह आवाज ज्यादा देर न रही। मैं इसे अपना वहम ही समझा। 3-4 रोज और गुजर गए। आधी रात के वक्त मैंने अपनी चारपाई के गिर्द शू शू की आवाज सुनी। ये सांप की आवाज जैसी लगती थी। मुझे यकलख्त पसीना आ गया और चारपाई से हाथ लंबा करके बारादरी की बत्ती बुझा दी। रोशनी में देखा वहां कुछ भी नहीं था। मैं आवाज को अपने कानों का कसूर समझकर दोबारा सो गया। बेशक रात को मैं उस कोठी में अजीब उलझन में गिरफ्तार हो जाया करता था, लेकिन दिन को मैं किसी चीज को जहन में ना लाता और ना किसी से जिक्र करता था। इस अरसे में 2 दफा कोठी के नौकर से मुलाकात हुई। वो जवान आदमी था। बारादरी से बहुत दूर कोठी के पिछवाड़े में उसका क्वार्टर था। कभी 1.5 घंटे या घंटे के लिए वो रात या दिन को कोठी में आता था। रेलगाड़ियों में भी उसको छोटा मोटा सामान चुराने की आदत थी। एक रोज वो एक बैग चोरी कर लाया। उसमें से एक खूबसूरत स्याह ऐनक उसको मिली, जो उसने मुझे तोहफतन पेश की। मैंने उसको डांट दिया और उसके बाद वो मुझसे कुछ कुछ खाइफ रहने लगा। कुछ दिनों बाद मेरा एक चाचाजाद भाई मेरे पास आ गया कि मैं उसे यहाँ कोई अच्छी सी नौकरी दिला दूं। उसके आने पर मुझे 2 फायदे हुए। एक ये कि उसकी रफाकत में तन्हाई से बचा रहता, और दूसरा मुझे होटल के खाने से निजात मिल गई। उसने खाना वगैरह घर पकाना शुरू कर दिया और मैंने उसको एक मिल में क्लर्क लगवा दिया। शाम को हम इकट्ठे सो जाते, सैर को निकल जाते और रात को कोठी के माहौल से लुत्फ अंदोज होते। अक्सर हम रात को लॉन में मुड़े डालकर बैठ जाते। इस तरह से तन्हाई का एहसास मेरे दिल से जाता रहा। इस अरसे में कोई ऐसा वैसा वाकया पेश ना आया। एक रोज मैं अपने एक सिविल जज दोस्त के साथ पिक्चर देखने गया हुआ था। 10 बजे के लगभग कोठी में पहुंचा तो मैंने अपने चाचाजाद और कोठी के नौकर को बारादरी में बैठे बातें करते हुए देखा। मेरे आने पर नौकर चला गया। चाचाजाद को उस नौकर की चोरी चकारी की आदत से मोहतात रहने के मुतालिक कहा था। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे लिए दूध ले आए। उसने बताया कि हीटर खराब हो गया है, इसलिए दूध गर्म नहीं। मैंने नौकर को बुलवाया और उससे कहा कि अकबी जनान खाने के बावर्ची खाने के चूल्हे पर दूध गर्म कर लाए। नौकर दूध का बर्तन लेकर चला गया। अभी वो दरवाजे का ताला खोल ही रहा था कि उसने चीख मारी। मैं और मेरा चाचाजाद दौड़कर पहुंचे तो वहां दूध नीचे गिरा पड़ा था। नौकर से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया कि कोई बड़ा सा स्याह जानवर उस पर आन गिरा था, जो न जाने किधर गायब हो गया है।
मैं रात को इस वाकया पर गौर करते हुए सो गया। एक रात मैं 12 बजे के करीब एक दावत से लौटा तो मैंने बारादरी को खाली पाया। यहाँ मेरा चचाजाद सोया करता था। मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और मेरा चचाजाद वहां है। मेरी आहट पर वो खड़ा हो गया। जरा डरा सा लग रहा था। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि वो चारपाई पर लेटा हुआ था कि उसने करीब से बच्चे के रोने की आवाज सुनी और फिर शुमाली मुकफ्फल शुदा यानी ताला लगे कमरे को देखा तो वो रोशन हो गया। फिर जल्द ही कमरे में तारीकी हो गई। मुझे अब एहसास हो चुका था कि उस कोठी में कुछ है जरूर। ताहम दिन को मैं ये तमाम बातें नजरअंदाज कर दिया करता था कि ये महज तस्वुर और वहम में है, और फिर मैं अपने आप को बुज़दिल तस्वुर करता। महज तन्हा होने की वजह से इतनी बड़ी कोठी छोड़ देना कोई अक्लमंदी भी नहीं थी, ये साफ बुज़दिली थी। एक रोज वो बुजुर्ग जिम्मेदार आ गए और हमसे कहा कि अनकरीब उसका लड़का और उसके बच्चे कराची से आ रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग जिम्मेदार का भतीजा गांव के जिमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और उसका लड़का कन्वेंसिंग और इमदाद के लिए आ रहा है और वो उस कोठी में ठहरेगा। उसके चंद रोज बाद कोठी में सफाई होने लगी और अकबी हिस्से में लान के पौधे वगैरह तराश दिए गए। गांव से बहुत से नौकर और नौकरानी आ गई। फिर चंद रोज बाद बुजुर्ग जिम्मेदार का लड़का और उसके बीवी बच्चे आ गए और वो कोठी के अकबी हिस्से के ऊपर जो मंजिल थी उसमें कयाम पजीर हो गए। उस कोठी की तन्हाई और सन्नाटा खत्म हो गया। हर वक्त यहाँ कन्वेंसिंग की कारों और जीपों का जमघटा और आना जाना लगा रहता था। जंगल में मंगल बन गया। चूंकि हमारा हिस्सा बिल्कुल अलहदा था, इसलिए हमें उन लोगों के आने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था। अलबत्ता हमने लॉन में बैठना छोड़ दिया था, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े जिम्मेदार और दूसरे लोग वहां सोए रहते थे। अब हम अक्सर दिन को कमरों में सोते थे। हमारे लिए अब अच्छी किस्म का खाना बुजुर्ग जिम्मेदार की तरफ से आने लगा था, क्योंकि अब उसके बच्चे आ चुके थे। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि हम अपना खाना खाएं। एक रोज मैंने हस्बे मामूल तैयारी करके कोर्ट जाने के लिए अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट ही किया था कि एक नौकरानी आई और मुझसे नरम लहजे में पूछा कि बेगम साहिबा पूछ रही हैं कि आप रात को जीना चढ़कर मेरे कमरे में आए थे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की। मैं सारा दिन इस बात पर कोर्ट में भी हैरान रहा। मेरा मूड खराब हो गया था। दूसरे रोज फिर एक और नौकरानी आई। उसने कहा कि अगर आप नहीं तो अपने अजीज यानी चचाजाद से पूछें कि रात को ऊपर वो आया था। दरअसल रात को हमारे सिवा कोठी में कोई और आदमी नहीं सोता था। हम बड़े हैरान थे। ज्यादा परेशानी ये थी कि ये औरत कभी अपने खामन से जिक्र न कर दे। 2-4 रोज बाद फिर हमसे यही पूछा गया। मैंने बड़े सख्त लफ्जों में बेगम साहिबा को, जो अच्छी खासी फैशनेबल और तालीम याफ्ता औरत थी, पैगाम भेजा कि उन्हें गलतफहमी हुई है, हम ये कोठी जल्द छोड़ देंगे। बजरिया नौकरानी पैगाम आया कि ऐसी कोई बात नहीं और ना ही ये कोई इल्जाम है, बल्कि हकीकत यह है कि रात को कोई जीना चढ़कर मेरे कमरे तक आता है। मुझे वो मर्द लगता है। वो कमरे में नहीं आता, दरवाजे तक आता है। जीने पर आने की आहट का साफ पता चलता है। मैं हैरान भी था और परेशान भी। एक रोज सुबह सवेरे पता चला कि 2 नौकरानियां और बेगम साहिबा जख्मी हो गई हैं। रात को वो सीढ़ियों से गिर गई थी। वो ऊपर जाने वाले आदमी को पकड़ना चाहती थी। जो ही आहट हुई उन्होंने दरवाजा खोला तो जीने से लुढ़क गई। तब मैं बिल्कुल संजीदा हो गया कि यहाँ कुछ जरूर है। इलेक्शन का दिन करीब आ गया और ये सारे लोग 1-2 रोज कबल इलेक्शन के सिलसिले में गांव चले गए और एक दफा फिर कोठी की तमाम रौनकें मादूम हो गई और वीरानी और सन्नाटे की हुक्मरानी दोबारा उस पुरस्रार कोठी में हो गई। मेरा चचाजाद भी वापस अपने शहर आ गया, क्योंकि यहाँ उसको बेहतर नौकरी मिल गई थी। मैं अब रात को कोई फैसला लिखने बैठ जाता या कोई किताब या रिसाला पढ़ने लग जाता। एक रोज आधी रात के वक्त मैं बाहर से आया और स्कूटर सर्वेंट क्वार्टर के करीब एक गैराज नुमा कमरे में खड़ा किया। जो ही बारादरी में पहुंचा मुझे रोशनी महसूस हुई और साथ ही मेरे सर में शदीद दर्द का एहसास हुआ। मैं फौरन चारपाई पर लेट गया। अचानक मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हो गई जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। मुझे मुकम्मल एहसास हो गया कि मैं मर रहा हूं। मैंने अपनी जुबान पर कलिमा का विर्द जारी रखा और जिस्म को हिलाने की कोशिश की, लेकिन जिस्म सुन्न होकर रह गया था। मैंने आखिरी दफा फिर कोशिश की और जिस्म को हिलाया तो फिर मेरी हालत नॉर्मल हुई। मैं हैरान हुआ कि ऐसा पहले कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। अचानक आज ये कैसे हो गया। दूसरे रोज डॉक्टर को अपनी कैफियत बताई। उसने ब्लड प्रेशर चेक किया जो नॉर्मल था। ताहम उसने 2-4 दवाइयां लिख कर दी, जिनका यह फायदा हुआ कि रात भर चैन से सोता रहा। एक रोज की बात है, मैं एक केस की फाइल देखने में मसरूफ था। कमरे का पंखा चल रहा था।
गर्मी इतनी महसूस नहीं हो रही थी। रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त था। मुलाजिम मुझे खाना दे गया था जो मैं खा चुका था। मैंने अभी मशरकी गेट बंद नहीं किया था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि बारादरी में कोई आया है। मैंने दरवाजे के करीब पहुंचकर बाहर की जानिब देखा तो मुझे स्याह लिबास में एक खूबसूरत और जवान औरत खड़ी दिखाई दी, जिसने हल्का हल्का मेकअप भी कर रखा था। मैंने सोचा मैंने इसको कहीं देखा है। तब ख्याल आया कि इसका तलाक का केस मेरी अदालत में जेर समाअत है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन साथ ही साथ खौफ और डर के तासुरात भी थे। मैं समझ गया कि यह रिश्वत के तौर पर मेरे पास आई है ताकि फैसला इसके हक में कर दूं। चंद एक औरतें पहले भी ऐसी कोशिश कर चुकी थीं। मैं उसको देखकर तैश में आ गया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि रात को मेरे पास आई हो? क्या मकसद है तुम्हारा? मैंने उसे कहा फौरन यहां से चली जाओ, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़ा दूंगा। वो औरत मेरे अचानक बरसने पर बहुत खौफजदा हुई, फिर मेरे पांव में बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, सिर्फ इतना कर्म कर दो कि मुझे यहाँ चारपाई दे दो। सुबह चली जाऊंगी, मेरा गांव दूर है, मैं वापस नहीं जा सकती। ये दुरुस्त था। मैंने कहा तुम चली जाओ। इससे पहले भी चंद एक औरतों की मैं बेइज्जती कर चुका था, बल्कि एक शायद उस्तानी थी। उसने मुझे चक्कर देने की कोशिश की कि उसके मरहूम खामिन की शक्ल मुझसे बहुत मिलती है और मुझे देखकर अपने खामिन की याद ताजा कर लेती है, लेकिन उसकी भी मैंने बेइज्जती करके कोठी से निकाल दिया था। मैं उसको बारादरी में छोड़कर अंदर आया और फाइल के चक्कर में पड़ गया। फिर बाहर बारादरी में जाकर सो गया। मेरे ख्याल में वो चली गई होगी। तकरीबन आधी रात गुजरी होगी कि मुझे निस्वानी चीख की आवाज सुनाई दी। मैं सहम कर खड़ा हो गया और फिर अचानक एक औरत दौड़ती हुई मेरी बारादरी में आन घुसी। देखते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये वही औरत थी। वो खौफजदा थी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ कर दो और कहा कि मैं अपने गांव रात के वक्त नहीं जा सकती। मैं बरामदे में पड़े हुए एक बड़े पलंग पर सो गई थी। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक आदमी उसकी पाइंती पर बैठा उसको घूर रहा है। औरत चीख मारकर उधर दौड़ पड़ी। मैंने उसकी बात को हकीकत तस्लीम कर लिया और उसकी मजबूरी भी मान ली कि ये वाकई इस वक्त घर नहीं जा सकती। मैंने उसको कह दिया कि शराफत से अंदर जाकर सो जाओ और मेरा ख्याल किसी मकसद के लिए जहन में ना लाना, वरना सुबह पुलिस के हवाले कर दूंगा। सुबह सवेरे खुद ही यहां से चली जाना। सुबह सवेरे वो खुद ही चली गई। उसने मुझे मेरे पूछने पर बता दिया कि मेरी रिहाइश का उसने मेरे मुलाजिम को कुछ पैसे देकर पता लिया था। उसके जाने पर मुलाजिम आया तो मैं उस पर बरस पड़ा। फिर मैं एक रोज 4 रोज की छुट्टी लेकर अपने शहर चला गया। एक अजीज की शादी थी। जब मैं छुट्टी काट कर उस शहर वापस पहुंचा तो वहां हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शाम से कुछ ऊपर का वक्त हो चुका था। मैंने सोचा खाना यहां ही खा लिया जाए। एक छोटे से होटल में खाना खाया और मैं कोठी को रवाना होने लगा, लेकिन सवारी नहीं मिल रही थी। अड्डे से कोठी का फासला 3 मील से ज्यादा था। रिक्शा वाले इतनी दूर जा नहीं रहे थे। मैंने एक रिक्शे वाले से अपना तारुफ करवाया तो वो जाने के लिए तैयार हो गया। शहर में जगह जगह सड़क पर पानी खड़ा था और रिक्शा रास्ते में कई दफा बंद हुआ। सारे शहर की बिजली गई हुई थी। जब मैं कोठी के इलाके में पहुंचा तो ये इलाका भी तारीकी में डूबा हुआ था। उस वीरान सी कोठी के करीब रिक्शा रुका। पैसे देकर मैं अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। कोठी में पहली दफा बिजली जाते देखी थी, इसलिए माहौल खौफनाक सा बना हुआ था। कभी कभी जोरदार गरज से बिजली चमकती तो दिल दहल जाता था। फिर हर सू अंधेरा छा जाता। मेरे पास मोमबत्ती भी नहीं थी। तेजो तुंद हवा और शदीद बारिश की वजह से ऐसा महसूस होता था जैसे बहुत सी चुड़ैलें बहन कर रही हों। 10 बजे का वक्त होगा। मैं बारादरी में बिस्तर पर लेटा हुआ था। कभी कभी तेज हवा बारिश के छींटे अंदर ले आती थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मुसलसल सिगरेट पिए जा रहा था। मेरे दिल पर कुछ खौफ भी था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं कमरे में सोने के लिए चला गया, लेकिन अंदर गर्मी महसूस हुई तो मैं फिर बाहर आकर लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। मैं चारपाई पर उठकर बैठ गया और सिगरेट सुलगाकर पीने लगा। बारिश भी मुसलसल जोरों शोर से हो रही थी। कभी कभी उसके जोर में कमी आ जाती थी। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त हो चुका था और मैं सोने के बजाय बैठा हुआ था। अचानक शुमाली तरफ मुकफ्फल कमरे को रोशन होते देखा। रोशनी दरवाजे के सफेद दबेज शीशों से साफ नजर आ रही थी। मेरे दिल में खौफ की लहर आई। सोचा चोर होंगे। मैं अभी इसी शशोपंज में मुब्तला था कि मैंने अपनी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश और दहशतनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। जिस दरवाजे में से रोशनी दिखाई दी थी वो उसको ताला लगा था, लेकिन वो खुद ब खुद खुल गया और उससे एक खूबसूरत औरत सफेद लिबास में मलबूस एक बच्चे के साथ बाहर आई। वो बारादरी में रखे हुए मूड़ों पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसी कमरे से निकला और उसी औरत के सामने मूड़े पर बैठ गया।
मुझ पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया हो। मेरी जुबान गुंग हो गई। उन दोनों ने बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दिया और फिर औरत ने बच्चे का सर उतारकर अपने हाथ में ले लिया। बच्चे के रोने की आवाज आई। उन लोगों ने मेरी तरफ पहले तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन औरत ने मेरी तरफ देखा। मैंने उल्टे सीधे स्लीपर पहने और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे औसान खता हो चुके थे। स्कूटर के करीब जाकर पता चला कि उसकी चाबी तो कमरे के अंदर है। मैं शुमाली गेट से बाहर आ गया। बारिश अभी थमी नहीं थी। मैं कोठी के मेन गेट की जाने वाली पुख्ता सड़क पर आ गया और तेज तेज शहर की जाने पैदल चलने लगा। बारिश में चला नहीं जा रहा था। आंखें बंद हो रही थी, लेकिन मैं चल रहा था। थोड़ी दूर जाकर मैंने कोठी की जानिब देखा कि मैं कितनी दूर चला गया हूं। तो मुझे ऐसे लगा जैसे अभी कोठी से चंद गज के फासले पर हूं। और फिर ये औरत, मर्द और बच्चा मुझे कोठी के गेट से बाहर आते नजर आए और मेरी तरफ ऐसे इशारा किया जैसे मुझे बुला रहे हों। मैं दौड़ पड़ा और शहर में दाखिल हो गया। अब ये परेशानी थी कि मैं जाऊं किधर। अपने किसी भी साथी का घर करीब नहीं था। मैं चलता रहा और मुझे एक सिनेमा नजर आया जिसमें जनरेटर से फिल्म चल रही थी और फिल्म का इख्तिताम होने वाला था। उस सिनेमा का मैनेजर मेरा वाकिफ था और उस सिनेमा का केस भी मेरी अदालत में ज़ेरे समाअत था। सिनेमा के मैनेजर ने भीगे हुए शराबूल लिबास में मेरा पुरतबा खैर मकदम किया। मैंने उसको बताया कि मैं किसी जगह से आ रहा था कि स्कूटर खराब हो गया। उन्होंने मुझे कोठी पहुंचाने के बारे में कहा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे सोने का इंतजाम इधर कर दिया जाए, अब सुबह ही जाऊंगा। और फिर मैंने फौरन जिम्मेदार को नोटिस दिए बगैर ये पुरस्रार कोठी खाली कर दी। उस पर जिम्मेदार मुझसे नाराज भी हो गया था। ताहम एक बात जरूर है, उस रात जब खौफनाक मंजर का नजारा किया था, कलाम पाक की आयतों और कलमे ने मेरे एहसाब को मजबूती अता की थी, वरना मैं शायद ये मंजर बर्दाश्त न कर सकता। कुछ अरसा गुजरने के बाद मैंने अपने एक दोस्त से इन वाकयात का जिक्र किया जो रूहानी अलूम में दिलचस्पी रखता था। उस दोस्त ने अपना ख्याल जाहिर किया कि उस कोठी में जरूर किसी जिन्नात के घराने का कब्जा होगा। शायद वही तुम्हें उस रात वहां नजर आए थे। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बची, वरना ऐसी जगहों से हमेशा इंसान की लाश ही मिलती है।